Hello everyone, welcome to this YouTube channel Target हरियाणा CET। ये चैनल स्पेशली आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस के अलावा HSSC CET ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का सिलेबस मेंशन है उसकी उसका सिलेबस आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश मैथ्स की क्लासेस अभी मैंने शुरू कर दी है। आज की क्लास इस क्लास में हम मैथ्स का पोर्शन करेंगे। इसकी शुरुआत हम मैथ्स की शुरुआत परसेंटेज से करेंगे। मैथ्स से पहले इंग्लिश की क्लास टेंस पर प्रेजेंट टेंस का जो ओवरव्यू है वो मैंने इससे पहले वाली क्लास में एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें टेंस का पोर्शन करवा दिया है। तो अगर आप इंग्लिश का भी सिलेबस कवर करना चाहते हैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पे, तो आप उस वीडियो को आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जो मैंने उस वीडियो के माध्यम से टेंस में जो कुछ भी पढ़ाया है वो आप समझ पाएंगे बिल्कुल एक इजी वे में। कुछ ज्यादा डीप नहीं चलेंगे हम, जो जैसा HSC क्वेश्चन पूछती है और जितना जरूरी है उतना तो हम करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, और फिर इसके बाद दोनों में से अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइंस की क्लासेस देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस और इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के बाद CET ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो इन तीनों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों पोर्शन देखने को मिलेंगे। मैथ्स दोनों में 15 नंबर की, साइंस भी 10 से 15 नंबर की। हरियाणा पुलिस में 5 से 7 नंबर की इंग्लिश पूछी जा सकती है। तो आप एक बार जरूर देख लेंगे इंग्लिश का पोर्शन भी। कहीं आप ये मान के चलें कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इंग्लिश नहीं आएगी, क्या पता आप इस भरोसे जाएं कि इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन देखने के बाद आप थोड़ा हड़बड़ाहट में आ जाए, जिसके कारण आप कुछ जो मानसिकता होती है पेपर के दौरान वो थोड़ी डगमगा जाएगी। तो पेपर अगर आपका अच्छा नहीं जा पाएगा। सो जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इंग्लिश का CET ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए दोनों के लिए जो जरूरी है मैं वो आपको करवा दूंगा। इसके लिए मैंने आपके लिए क्लासेज, जैसे इंग्लिश की क्लासेज हैं वो लगेगी मंडे टू फ्राइडे। मैथ्स की क्लास है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन लगेगी। ये क्लासेज 1 से सवा घंटे का ड्यूरेशन होगा इंग्लिश का। और मैथ्स में आज की वीडियो, क्योंकि आज पहली वीडियो है तो ज्यादा हम नहीं करेंगे पोर्शन, 10 से 12 क्वेश्चन ही करेंगे परसेंटेज में। ये वीडियो एक लगभग 1.5 घंटे के करीब होगी। तो इसका ड्यूरेशन वीक में 4.5 घंटे के अराउंड होगा मैथ्स के लेक्चर्स का। और इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो होगा लगभग 5 से 5.5 घंटे के आसपास एक वीक में। और सैटरडे संडे को आप क्या करेंगे, दोनों को रिवाइज कर लेंगे अपने कंटेंट को, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। क्योंकि अभी एग्जाम की डेट्स नहीं आई है, मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश के तो नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें, ताकि नोट्स जब आप खुद प्रिपेयर करते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है, जो एक लंबे समय तक रहती है। सो इंग्लिश के तो आप बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं कि मैं एक, जैसे यूट्यूब चैनल है उसका लिंक है, जो
PDF होगी, जो पोर्शन हम डेली करेंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर मैथ्स के नोट्स प्रिपेयर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसके क्वेश्चंस को एक रफ नोटबुक के थ्रू भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लास में उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, वरना एक थोड़े समय के बाद आपके ये आप इनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में मैथ्स का पोर्शन या फिर कहें तो लगभग 15 क्वेश्चन दोनों में आएंगे। इंग्लिश का ग्रुप डी में तो आपको पता है कि 10 नंबर का आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश होगी। हरियाणा पुलिस में कुछ श्योर नहीं है, लेकिन 5 नंबर की इंग्लिश आपको देखने को मिल सकती है। और साइंस का पोर्शन है वो 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग 30 नंबर का काम है। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझ सके उसी भाषा में आपको डेली इंग्लिश की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, मैथ की क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और इन दोनों के सिलेबस के बाद साइंस का जो पोर्शन होगा हम करेंगे। और इन तीनों को मैं लगभग 2 से 3 महीने के बीच में आपको प्रिपेयर करवा दूंगा, जिस ताकि आप 30 में से मिनिमम 26 to 27 क्वेश्चंस सही करके आए, अटेम्प्ट करके नहीं, सही करके आए, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके काम आया है। ना कि मैं इस YouTube चैनल केवल व्यूज के लिए नहीं, ये नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए इसलिए मैंने ये फ्री कोर्स शुरू किया है, वो तो एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज क्या है मेरे लिए कि अगर 10 बच्चे 15 बच्चे, जितने भी बच्चे मैथ्स साइंस और इंग्लिश का पोर्शन है, अगर आप मेरे से करते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप 90 to 95% बच्चों से आगे रहें, ताकि आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ और बिल्कुल बिना किसी आप ये असमंजस में ना रहें कि पेपर देने के बाद कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट की मैं वेट करता हूँ, क्या पता मेरा उसमें आ जाए। तो आप देखेंगे कि ये अगर क्वेश्चंस आप 30 में से 26-27 क्वेश्चन कर लेते हैं बाकी औरों के मुकाबले, तो आप लगभग एक जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे बहुत कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि आज ये मैथ्स की पहली क्लास है तो मैंने आपको बताया। इंग्लिश की पहली क्लास में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। इंग्लिश की मैंने टेंस पे एक लेक्चर ले लिया है, वो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आप बताएं, कमेंट करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और थोड़ी ही ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वो भी आप बताना, उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बताना, मैं आपको धीरे धीरे इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी वो हम करेंगे। सो चलो, हम अभी मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स में हम बता दूं मैं आपको, 1 मिनट और मैं लूंगा आपका। मैथ्स में हम सबसे पहले करेंगे परसेंटेज, और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैथ्स के क्वेश्चन स्क्रीन पे होंगे आपकी, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज के कारण। सबसे हम पहले करेंगे परसेंटेज, इसके बाद करेंगे एवरेज, एवरेज मीन्स औसत, एवरेज के बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जिसको बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद करेंगे हम रेशियो, प्रपोर्शन एंड मिक्सर, मतलब अनुपात, समानुपात एंड मिश्रण।
इसके बाद हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं CI एंड SI। इसी तरह CI SI के बाद करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, मीन्स जिसमें हम LCM HCF, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और आगे इसी तरह चलते जाएंगे। लगभग 10 से 12 चैप्टर्स हम देखेंगे अर्थमेटिक के, अंक गणित के, जो CET में पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ के टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मेंसुरेशंस मीन्स जो आप देखते हैं कि घन, घनाभ, गोला, स्फेयर जिसको बोलते हैं स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। सो अर्थमेटिक के 10 से 12 चैप्टर से ही आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चंस, 15 नहीं तो 13 to 15 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं अगर ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस के कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर इन्हीं चैप्टर से आता है तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि 14 से 15 क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। मीन्स आप 100% क्वेश्चंस भी बिल्कुल ठीक करके आ सकते हैं, बशर्ते आप जो क्वेश्चंस क्लास में होंगे वो आप थोड़ा समझें, याद करने के बजाय समझें, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेगा। जो थ्योरी है उसको आप समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सो चलो हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। प्रतिशत, और प्रतिशत में जैसे मैं आपको कुछ परसेंटेज हैं वो आपको भिन्न की फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 25%, सभी को पता है कि 25% क्या होता है, 1/4। किसी भी जो कंप्लीट पोर्शन है उसका 1/4 हिस्सा 25% होता है। 1/4 कैसे होता है, कैसे निकालते हैं इसको, 25%, परसेंट लगा हुआ तो मतलब 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, 25% 1/4 होता है। दूसरा जैसे 50%, 50% मीन्स आधा, आधा मतलब 1/2 आया कैसे ही 50/100। अगर कोई परसेंटेज दे रखी है, अगर आपको डायरेक्ट उसकी फ्रैक्शंस में तो मतलब भिन्न में आपको सीधा याद नहीं आ रहा है क्या होगा, तो उसके नीचे मीन्स बटे में 100 करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा 50/100 1/2। जैसे 33/1/3, 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3। फिर 66 सही 2/7%, सॉरी हाँ 2/3, 66 सही, हाँ 66 सही 2/3% ही होता है, 2/3। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं 66 into 3 + 2/3, ये कितना होता है जैसे 200/3% हो गया ये, और प्रतिशत साथ में है तो इसको बटे में 100 आ जाएगा, कितना होगा ये 2/3। तो आपको ऐसे याद रखना है। 33 सही 1/3 होगा, 66 सही 2/3% मतलब 2/3 होगा। ये प्रतिशत में है, ये भिन्न में है, मीन्स ये परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में। ये तो है कुछ इजी वाले, जैसे एक 20% हो गया, 20% मीन्स 1/5 कैसे करेंगे 20/100, 20/100 मीन्स 1/5 हो जाएगा। जैसे एक हो गया 10%, 10% को कैसे लिखेंगे, ये 10% ही है, और 10% क्या होगा 1/10, 10% हो गया 20 हो गया। इसी तरह आप 30-40 भी निकाल सकते हैं। अगर 40 सीधा याद नहीं रह रहा तो 40% को कैसे लिखेंगे
40/100 मीन्स 2/5। अब जैसे ये कुछ हैं जो हमने याद कर लिए हैं। एक है जैसे, एक और याद कर लीजिए आप, ताकि कुछ अगर दूसरे आपको डिराइव करने पड़े तो आप इसे डिराइव कर लें। जैसे 16 या फिर जैसे क्या होता है 16.66%। हाँ, जो क्या होता है 16/2/3%। ये क्या होगा 50/3%। प्रतिशत हो गया तो बटे में 100, ये कितना होगा 1/6। ये आप याद कर लीजिए, इतने तो आप याद कर लीजिए ताकि कोई और फ्रैक्शन प्रतिशत आए तो आप उसको इनकी हेल्प से फाइंड कर सके। जैसे आपको पता है कि 25% की वैल्यू है 1/4। 25 का आधा कितना होता है 12.5%। कोई 12.5% पूछे फ्रैक्शन में कितना होगा, तो वो क्या होगा, जैसे 1/4 है, 1/4 का आधा कितना होगा, 1/4 का आधा का मतलब होता है 1/2, तो कितना होगा 1/8। तो 12.5% की वैल्यू क्या होगी 1/8। इसी तरह जैसे आपको और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। हाँ, एक और आपको याद रखना, जैसे 12.5% है, ये आपको पता लग गया ये कितना है 1/8। 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5%। तो 37.5% की वैल्यू कैसे पता लगेगी आपको, वो क्या होगी, मीन्स 12.5% की वैल्यू 1/8 है। 12.5% अगर 1/8 है और 37% 12.5 का 3 गुना है, तो 37% की वैल्यू क्या होगी 12.5% जो कि 1/8 है, उसका 3 गुना क्या होगा 3/8। और भी है जैसे, और क्या कर सकते हैं हम, और हो गया, हाँ, जैसे 62.5%। इसकी अगर कोई पूछे तो हमें क्या कैसे याद रखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि 12.5% है, 12.5 का 5 गुना क्या है 5×25, 60×2 62, 62 हो गया, मीन्स 62.5% 12.5% का 5 गुना है। 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8। 1/8 का 5 टाइम्स 5/8। ये हम निकाल भी सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। जैसे 62% है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 625, एक तो पॉइंट के नाम की जीरो नीचे आएगी और प्रतिशत इसके साथ लगा हुआ है तो बटे में 100 हो गया। तो जैसे 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 12, 25 पांचे 125, 5 से फिर काटेंगे, 5 पांचे 25, 5 दूनी 10, कितना हुआ 5/8। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये इनको ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे सीधा याद रहेगा 62% 12.5 का 5 गुना है और 12.5 की वैल्यू 1/8 है, तो 5 टाइम्स क्या होगा 5/8। तो आपकी चाहे 5 सेकंड बचे तो टाइम तो आपका बचेगा ही। सो अगर याद कर लेते हैं, और या फिर अभी याद नहीं हो पा रहा है, अभी अगर आपने पहली बार देखी है ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो वो एक एक दो दो करके आपको याद हो भी जाएंगे। सभी आपको याद करने भी नहीं है, 7 से 8 हैं जैसे शुरुआत वाले, ये आप कर लीजिए एक दो, फिर इनसे डिराइव हो जाएंगे। तो चलो हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि क्या होगा। पहले मैं जैसे आपको हिंदी में दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है, और इंग्लिश वालों के लिए भी मैं अभी आपके लिए बता दूंगा। जैसे ये क्या क्वेश्चन है, जैसे एक मशीन की कीमत में 16.66% की वृद्धि के बाद यह 5656 रुपए हो जाती है,
मशीन की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। जैसे ये होगा हिंदी में। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ने की आदत है तो उसके लिए इंग्लिश में भी है। जैसे एक सेकंड, हाँ, जैसे आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज या फिर इसको यहाँ इंक्रीज की जगह आएगा इंक्रीमेंट। आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16.66% in the price of a machine, it becomes 5656 means 5656। मशीन्स इनिशियल प्राइस इज फाउंड टू बी, क्या होगा मतलब इनिशियल प्राइस क्या होगी ये हमें बतानी है। ये आप जैसे अगर आप नोट्स बनाएं तो आप वीडियो को रोक के भी पॉज करके थोड़े समय के लिए आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। फिर एक साइड से आप खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता लगे कि सॉल्यूशन के बाद अगर जब आप मैच करेंगे जो आंसर है, एक्चुअल आंसर है, वो आपका ठीक है या नहीं है। मैथ्स को मतलब मैथ पढ़ने का राइट वे तो यही है कि जैसे कोई भी टीचर है, कोई यूट्यूब पे अगर क्लास लगी हुई है तो उसके क्वेश्चन को अगर आप पहले पॉज कर लें जो वीडियो के दौरान, और फिर आपको साइड से मतलब साइड में आप इसको सोल्व करके देखें। इससे क्या है कि अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्या अप्रोच थी जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए था ताकि प्रश्न सोल्व हो सके। इससे जब आप कोई पेपर में कोई नया सवाल देखेंगे तो इसी तरह आप कोई नया क्वेश्चन है तो उसको आप अप्रोच बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो चलो हम हिंदी वाले पे ही चलते हैं। अभी ज्यादातर बच्चे हरियाणा में हिंदी से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे एक मशीन की कीमत में इतनी वृद्धि हो गई होने के बाद इतने रुपए हो गया, मीन्स इतना प्रतिशत बढ़ने के बाद की वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू बतानी है। तो चलो अब हम करते हैं। जैसे जैसे इसकी बढ़ा कितने, जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे प्रतिशत में क्या दे रखा है कि 16.66% बढ़ने के बाद की वैल्यू है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 16.66% कितनी वैल्यू होगी 1/6, फ्रैक्शन में 1/6 होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप जैसे 16.66 को कैसे लिख सकते हैं 2/3, तो ये हो गया 66/2/3। प्रतिशत 16×3 = 48 और 2 50/3, 50/3 प्रतिशत लगा हुआ तो नीचे 100, 50 दूनी 100, क्या होगा 1/6। देखो किसी की वैल्यू 1/6 बढ़ने के बाद, 1/6 का मतलब पहले अगर उसकी वैल्यू 6 थी तो उस पे 1 बढ़ गई है, मीन्स 6 से कितनी हो गई 7। फिर से बता रहा हूं, जैसे 1/6 बढ़ने के बाद 1/6 मीन्स 6 पर 1 बढ़ी है, तो 6 पर 1 बढ़ी है मतलब 6 से कितनी हो गई 7। जैसे अगर साइड में बता रहा हूं मैं, जैसे अगर किसी की वैल्यू 1/6 घटी है, क्वेश्चन में तो चलो 1/6 बढ़ी है, अगर किसी क्वेश्चन में 1/6 वैल्यू घट करने के बाद कोई वैल्यू दे रखी है तो 1/6 घटी है ये दे रखी है अपनी, तो इसका मतलब है 1/6 मीन्स नीचे बताता है टोटल, मतलब टोटल 6 पे 1 घटी है। ये यहाँ पे क्या है 1/6 बढ़ी है, टोटल कितना है 6, 6 पे 1 बढ़ी है तो 6 से कितनी हो गई 7। क्योंकि बढ़ी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि वृद्धि हुई है, तो तभी हम 1/6 को, जैसे 6 पे 1 बढ़ी तो 6 से 7। अगर किसी क्वेश्चन में 6 पे 1 घटेगी तो उसकी वैल्यू होगी 6 से 5। आई होप आप समझे होंगे और धीरे धीरे आप क्वेश्चंस के साथ समझ आगे और समझ जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखने से
क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे 1/6 बढ़ गई, मतलब 6 से 7 हो गई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मतलब किसी की वैल्यू अगर पहले 6 थी तो वो 7 हो जाएगी। तो इस 7 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, इस 7 की वैल्यू दे रखी है कि इतनी बढ़ने के बाद 5656 रुपए हो गई। 5656 मतलब ये है 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू कितनी है, 5656। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 6 की। तो 7 की वैल्यू है, एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 5656/7। ये कितना हो गया, 7×8 = 56, 0 7×8 = 56, मतलब एक की वैल्यू हो गई 808। और हमें क्या निकालनी है, आरंभिक वैल्यू, मतलब शुरुआत वाली वैल्यू क्या है कि मतलब शुरुआत में इसकी कीमत कितनी थी। तो अगर किसी की वैल्यू 6 थी तो 7 हो गई। 7 की वैल्यू दे, हमने इसको इक्वल रख दिया, इससे हमें एक की वैल्यू पता लग गई। तो हम इससे 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 6 कितना होगा, एक की वैल्यू 808 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 गुणा 8×6 = 48, 8×6 = 48। ये क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू। हमने, चलो जैसे ये हो गया मेथड 1। इसी मेथड से क्यों बताया, क्योंकि आगे हम फ्रैक्शन से ही करेंगे। जैसे एक जो बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं जो क्वेश्चन को, तो जैसे इसी की वैल्यू 1/6 बढ़ी है, 6 बढ़ी है, तो हम पहले क्या करते थे, जैसे इनिशियल वैल्यू x मान लेते थे। पहले जो बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाते थे उसमें क्या करते थे, इनिशियल मतलब आरंभिक वैल्यू मतलब कीमत x मान लेते हैं। इसकी 1/6 बढ़ गई, मतलब x प्लस x की 1/6 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 7x/6। ये शुरुआत की वैल्यू है, ये बढ़ने के बाद की वैल्यू है, ठीक है। और बढ़ने के बाद की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मतलब 7x/6 की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या थी, 5656 हो गया। x प्लस, हाँ, 7x/6। देखो फिर से क्या होगा, 808। ये है x/6 की वैल्यू, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, ये फिर से 6 गुणा में होगा, 4848। देखो इससे भी x की वैल्यू, x मतलब ये है आरंभिक वैल्यू, आरंभिक कीमत। दोनों में, दोनों तरीके से सेम आई है। आप ये देखेंगे कि इसमें आपको पहले x माना, फिर x/6 करके 7x/6 करेंगे, तब जाके 7x/6 7 की वैल्यू 5656 मानने के बाद 6 की वैल्यू निकाली है। इसमें क्या है, इस मेथड में आपको करना क्या था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 16.66% की वैल्यू क्या है, 1/6। 1/6 मतलब 6 पे 1 बढ़ गई, 6 से 7 हो गई, मतलब 6 से 7 होने के बाद ये क्या हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई। ये मतलब बढ़ने के बाद की वैल्यू, ये है इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 7। 7 की वैल्यू इतनी है, इससे हम एक की वैल्यू निकाल देंगे। एक कितना होगी, 808। 6 की कितनी होगी, 4848। सो अगर आप ये तरीका पहली बार भी देख रहे हैं, अभी आपने जैसे 12th अभी की थी, और इस तरह के जो अप्रोच हैं जो भी टीचर बताता है, और ये आपने मतलब ये क्वेश्चंस इस तरीके से अप्रोच करने की शैली अभी सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे अगर आपको थोड़ा कम समझ में भी आया है तो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास, पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। 36%, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई एग्जाम है, उसमें पास होने के लिए मिनिमम 36% नंबर चाहिए, मिनिमम 36 चाहिए, लेकिन उसको आए कितने हैं, उसके हैं 24%।
24% है, तो आप चाहिए 36, आ रहे हैं 24%, तो इसका मतलब फेल तो होगा वो। और ये क्या दे रखा है, ये प्रतिशत था। और उन्होंने ये भी दिया है कि जो फेल हुआ है ना, वो 18 अंकों से हुआ है। तो हमें ये बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है। अगर कोई इंग्लिश में पढ़े तो उसके लिए भी, जैसे कहाँ गया, हाँ, a student requires 36% marks to pass an examination. He scored 24% marks and failed by 18 marks. Find the passing marks. वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो, हमें क्या दे रखा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये इसका सॉल्यूशन होगा। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 36%। आई कितने हैं, 24%। और क्या है कि फेल कितने नंबर से हुआ है, वो फेल हुआ है 18 नंबर से। ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं। पासिंग मार्क्स प्रतिशत में दे रखे कि इतने प्रतिशत चाहिए, तो हमें बताना है कि वो पासिंग मार्क्स कितने हैं, नंबर में बताने की कितने अंक चाहिए। देखो, इसके फिर से दो तरीके हैं करने के। एक तो मेथड वन, तो चलो जो बिल्कुल बेसिक से कैसे करते हैं कि माना पास टोटल अंक मान लेते हैं पहले। तो टोटल अंक कितने हैं, 100x, ठीक है। इसके फिर अगर टोटल अंक 100x है तो पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए ये आप लिख लेंगे ऐसे। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 36%। 100 का 100x का 36% क्या होगा, 36x होगा। 100x गुणा में 36/100 ऐसे किया है, 36x हो गया। और देखिए आप, उसने उसको कितने मिले हैं, इसको प्राप्त अंक कितने हैं, ये है 24%। 100x का 24% क्या होगा, 24x। पास होने के लिए 36x चाहिए, उसके आए 24x है, मीन्स कितने कम हो गए उसके, हम देखेंगे डिफरेंस कितना है, 12x का। और 12x की वैल्यू हम देखेंगे, जैसे 12x जितने पास होने के लिए चाहिए और पास होने के लिए ये चाहिए, अंक उसने प्राप्त किए 24x। मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, उतने नंबर से वो फेल हुआ है, सीधी सी बात है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 12x। और 12x की वैल्यू क्या दे रखी है, 12x की वैल्यू दे रखी है 18, ये दे रखी है। अपने को क्या पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना है, 36x। मतलब हमें 36x की वैल्यू बतानी है। अगर 12x की वैल्यू 18 है तो सीधी सी बात है, ये 36x की पूछ रहा है, ये इसकी 3 गुना है, 12 से 3 गुना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मतलब सीधा कर सकते हैं कि 18 3 54। यह क्या हो गया, ये क्या होगा, पासिंग मार्क्स। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। एक सेकंड, जैसे सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड है इसका जो करते हैं, ये सारी चीजें ना लिखें और ये आप धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। जैसे मैं पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स PM लिख देता हूँ। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36%। उसने कितने प्राप्त किए हैं, 24%। फेल कितने से हुआ है, 18 से। भाई मीन्स सीधा ही निकाल सकते हैं कि टोटल जो है उसका, मतलब अगर टोटल 100% है, टोटल अंक को अगर 100% मान ले, तो 36% और 24% के बीच का डिफरेंस कितना है, 12%। क्योंकि उसके उसने पासिंग मार्क्स 36% है, लिए 24% है,
तो मतलब इसका सीधा मतलब क्या है कि 12% अंक से वो फेल हो गया है। तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 18। 12% की वैल्यू 18 है। 12% किसका, टोटल का 12% 18 है। और हमें क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स। पासिंग कितने हैं 36%। तो इसका मतलब 36% की वैल्यू क्या होगी, 12% की वैल्यू 18 है, 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना मीन्स 54। दोनों तरीके से ही क्या है, सेम आंसर आया है। चाहे आप 100x मान के करें या सीधा 100% मान के करें, दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं। समझना जरूरी है, चाहिए बिल्कुल, चाहे बेसिक हो। बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार अगर क्वेश्चन आप कोई शॉर्ट मेथड से निकालने जाए, अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको उस तरीके से, अगर वो उसका आंसर ना आए, तो अगर टाइम बचा हुआ है तो आप बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ताकि आप थोड़ा बेसिक से, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, 1 आध मिनट ज्यादा लग सकती है, लेकिन आंसर बेसिक से ही, मतलब बेसिक से भी आएगा। मेथड आपको दोनों पता होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसी पे ये क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स पे ही। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गया वो। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। इसने क्या किए थे, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कम मिले अंक, 30 नंबर कम मिले तभी फेल हो गया वो। और इसने क्या है कि 42 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ये बताना है हमें, क्या बताना है कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, मतलब पासिंग पासिंग मार्क्स बताने। इसकी इंग्लिश क्या होगी, अगर कोई इंग्लिश से पढ़ता है तो इसमें ये होगा, a student got 20% marks and failed by 30 marks. Another student gained 32% marks and scored 42 marks above passing marks. Then find passing marks. ये बताना है। अगर आप देखना भी चाहें तो जैसे ये देखो, a student requires 32% marks, sorry, requires, हाँ, 36% marks to pass an examination. He scored 24% marks. तो ये दूसरा है भाई, ये दूसरा है, ये दूसरा हमें क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये है, स्टूडेंट स्कोर्ड 20% marks, failed by 30 marks, another 32% marks and failed by 42 and score 42 marks more than the passing marks. तो हमें क्या बताना है, पासिंग मार्क्स बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। इसमें क्या है कि एक ने 20% नंबर लिए और ये क्या है कि 30 अंक से फेल हो गया है। 30 अंक से फेल हो गया मतलब जो पासिंग थे उससे 30 नंबर कम है, तो इसको -30 लिख सकते हैं। बी मतलब किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या है कि 32% नंबर लिए हैं और इसने क्या है कि पासिंग मार्क्स थे जो उससे 42 नंबर ज्यादा है, मतलब क्या इसको 42 प्लस क्यों लिखेंगे, अगर
किसी के पासिंग मार्क्स हैं पी है, अगर ये 30 नंबर से फेल हुआ है तो इसके 30 नंबर कम है किससे, पी से। अगर ये देखिए इसने 32% मार्क्स लिए, अगर इसने पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लिए हैं तो इसके नंबर कितने हैं, P+42। एक अलग से लिख लो, जैसे इसके तो कितने हैं पहले के P-30, बी के कितने हो जाएंगे P+42। देखा, ये इसको साइड में लिख लो ताकि अगर दूसरे मेथड से मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाए सीधा ही। तो हम क्या देखेंगे, देखो एक ने 20% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 32% मार्क्स प्राप्त की। टोटल तो कोई हो, टोटल हम 100% मान लें, टोटल 100% है, मतलब 100 नंबर का अगर एग्जाम था, 100 नंबर नहीं 100%, वो नंबर कितने भी हो सकते हैं। ए ने 20% लिए, बी ने 32% ली, तो इनके बीच में प्रतिशत में कितने का डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है। हम ये देख सकते हैं कि अगर ए ने कोई एक संख्या x है, मतलब टोटल अंक x है, उसका 20% लिया, x का 32% लिया बी ने, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 12% ही है। और इनके बीच का जो 12% है इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अगर एक अलग से क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे किसी को 70 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, ए को 40 मिले हैं, बी से फेल हो गया, दूसरे ने 42 नंबर ज्यादा ले लिए, इनके बीच का डिफरेंस, ये 42 अगर ज्यादा लेगा तो इसके कितने हो गए, अगर 42 ज्यादा लेगा, ये तो है इससे 30 कम, ये है 42 ज्यादा, कितना होगा 112। एक इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, मतलब ए को इतने मिले, बी को इतने मिले, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 12 माइनस 40 कितना होगा 72। और हम ये क्या है, ये देखें कि ये जो 72 है ये किसके बराबर है, ये 30 प्लस 42 के ही बराबर है, जो कि 72 है। 30 प्लस 42 कैसे, देखो ए ने 20% मार्क्स लिए, बी ने 32% मार्क्स लिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 12, ये तो होगी प्रतिशत में वैल्यू। इसको अंक मिले हैं पासिंग से 30 कम, 30 कम है, इसको मिले हैं x से 30 कम, अगर पासिंग x है तो इसको x-30 मिले हैं। बी को मिले हैं पासिंग से 42 ज्यादा, मीन्स अगर पासिंग x है तो इसको मिले हैं 42, x+42 ज्यादा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो देखो x+42 बड़ा है, x-30 छोटा है, तो x+42 में से x-30 को घटाएंगे, अगर किसी को घटाते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, x से x कैंसिल, 42 और 30 72, सॉरी 42 और 30 72, यहाँ पे भी 72 है, अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे भी 72 है, तो आपको ये x मानने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के 30 कम आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स मान के किसी के ए से 30 कम है, इससे 30 कम है, इसके 42 ज्यादा है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, मीन्स इनका बीच का डिफरेंस होगा, हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 72, मतलब 12% की वैल्यू कितनी है, टोटल अंक का 12% 72 है, 1% की वैल्यू क्या होगी 6, और हमें निकालना क्या था, पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं ये बताना है। देखो 1% की वैल्यू है 6, इसने 20% लिए, 20% की वैल्यू कितनी होगी 120, क्योंकि 1% की 6 है तो 20 की कितनी होगी, 20 छके 120। ये है ए ने लिए है, ए ने 20% लिए और 30 से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पासिंग मार्क्स कितने हैं 120 प्लस, मतलब इसके 30 कम थे, इसको 30 और लेने पड़ेंगे, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 150, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए 150 नंबर चाहिए थे। देखो अगर हम 1% की वैल्यू 6 आने के बाद ए की बजाय बी से भी निकाल सकते थे, जैसे बी ने कितने लिए थे 32% नंबर लिए थे,
32%, 1% की वैल्यू 6 है, तो 32% की वैल्यू क्या होगी? 32 गुणा में 6, 2 6 12, 6 3 18 1 19, 192। और क्या है कि बी ने पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा लिए हैं, तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे जो बी ने लिए उससे 42 कम। पासिंग मार्क्स कितने थे? 42 कम। 42 कम होंगे तो कितने होगा? 150। देखेंगे कि आप दोनों में ही सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप बी के थ्रू निकाले या ए के थ्रू। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 150। आपको ये देखो, ये थोड़ा ये ऐसे लग रहा हो कि बहुत बड़ा मेथड है, कैसे होगा, इतना टाइम लग रहा है। ये मैं समझा रहा हूँ तब लग रहा है कि आपको कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मैं इसको कैसे अप्रोच करता? सीधा ही इसको अप्रोच करता मैं, जैसे ए ने 20% ले रखे हैं, किसी को 30 कम है, मतलब 30 से फेल हो गया तो 30 नंबर पासिंग से कम है, तभी फेल हुआ है। बी ने 32% लिए हैं, इसने 42 ज्यादा ले रखे हैं, तो इनके बीच का प्रतिशत की वैल्यू के बीच की डिफरेंस कितना है? 12%। और इनके बीच की डिफरेंस कितना है? ये ऐसा नहीं है कि 42 और 30 का डिफरेंस लेना है हमें। 42 और 30 के बीच तो 12 का ही डिफरेंस है। 0 से ये -30 कम है, ये +42 ज्यादा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये है 72। तो मैं सीधा इन दोनों को, अगर प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है, दोनों साइन है, तो इनको ऐड ही किया जाता है जब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये कितना होगा? 72। तो मीन्स 12% की वैल्यू कितनी है? 72। 1% की क्या होगी? 6। तो हम देखेंगे जैसे फिर 20 की क्या हो जाएगी? 120। और ये ए ने 20% लिए थे, उसकी वैल्यू है 120। और ये फेल कितने से हुआ था? 30 से। इसका मतलब क्या है कि पास होने के लिए इसको 30 नंबर और ज्यादा चाहिए थे, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 150। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो आता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ही प्रैक्टिस करने लग रहा हूँ। अगर आपको कोई जैसे वीडियो एंड होने के बाद अगर आपकी कोई जैसे डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई स्पेशल स्टेप है, या फिर क्वेश्चन बता देना कि इस क्वेश्चन में आपने कैसे किया, तो मैं उसका रिप्लाई, या तो कमेंट सेक्शन में तो पॉसिबल नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से वो दोबारा से ही क्वेश्चन करवा दूंगा और एक एग्जाम्पल और बता दूंगा उसके साथ साथ, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो चलो एक अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो करें, आज पहली क्लास है तो अभी। कभी क्वेश्चन ना रह जाए कोई। हाँ ये तो हो गया, ये हो गया। हाँ यही है। चुनाव पे जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि प्रतिशत में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दो बंदे अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन आना आप देखेंगे कि 100 में से अगर 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में प्रतिशत के, तो मोस्टली 70 से 80 क्वेश्चन वो चुनाव पे ही होंगे। तो ये एक अच्छा टाइप है जो आप समझे, ताकि आप इसको अगर आगे कोई क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में आए, सीईटी में आए, जैसे ग्रुप डी में आए, चाहे क्या है हरियाणा पुलिस में आए, तो आप इसको कर सकें और एक नंबर अपना पक्का करें। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 40 हुआ, और वह 5580 मतों से जीत गया है, मतों से जीत गया है। कुल मतों की संख्या संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल वोट्स बताने हैं। इंग्लिश में क्या है? इन एन इलेक्शन, या फिर क्या आएगा कि टू कैंडिडेट्स इलेक्टेड कंटेस्ट टू कैंडिडेट्स contested an election, one vote
40% of total votes and he won by 5580 votes. It means 5580 वोट से वो जीता। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हमें। जैसे अगर आप जैसे वीडियो को रिकॉर्डेड ही देखेंगे तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज कर लें क्वेश्चन पढ़ने के बाद, फिर उसको एक रफ में सोल्व करें या फिर वहीं साइड में कॉर्नर में अगर नोट्स बना रहे हैं आप तो कर लें, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन ठीक है तो कोई दिक्कत, बढ़िया बात है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपने निकाला उसका आंसर गलत आ गया, वो साइड में लिख रखा है, तो ये पहली अप्रोच थी जिसके थ्रू आपने अगर अभी क्वेश्चन किया है तो कभी बाद में करेंगे तो भी आपके माइंड में ये अप्रोच आएगी ही आएगी। तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या गलती की है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत आया है, साइड में करेक्ट अप्रोच से अगर वो क्वेश्चन सोल्व होगा तो आप देख दोनों में डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था और मैंने किस तरह अप्रोच किया जिसके कारण दोनों के उत्तर अलग अलग आए हैं। तो आप पॉज भी करके आपके वीडियो को आप पॉज कर ले और इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखें। हाँ, जैसे कैंडिडेट एक उम्मीदवार ए है, दूसरा बी मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ने 40% अंक प्राप्त किए, 40%, और वह कितने वोटों से जीता? वो जीता 5580 वोट से। ये पूछ रही है 5580 वोट से जीता, तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल वोट्स कितने थे। तो देखो सीधी सी बात है, टोटल अगर 100% है 100% बोल दो, या फिर अगर 100 वोट्स हैं 100 में से ए ने 40 लिए तो सीधी बात है बी ने कितने लिए? बी ने लिए 60। तो ये जीत कैसे सकता है? सॉरी, वो क्वेश्चन में जीतता नहीं है, यहाँ पे होगा ए ने 40% प्राप्त किए और वह 5580 मतों से हारा, जीता नहीं हारा होगा यहाँ पे, तभी तो क्वेश्चन होगा। एक सेकेंड कहाँ पे थे हम? नहीं 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 नहीं, हाँ, और सीधी सी बात है अगर ए को 40% मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे? 60। ए को 40% मिल रहे, बी को 60 मिले हैं, तो किसको ज्यादा मिले? बी को। तो जीतेगा कौन? बी। हारेगा कौन? ए। तो ए 5580 वोटों से हारा है। तो हमें टोटल वोट्स की संख्या बतानी है। देखो अगर टोटल 100 वोट्स मान लेते हैं हम, टोटल 100 वोट्स हैं, ए को कितने मिले? 40, बी को कितने मिलेंगे? 60। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस है 20। और आप देखेंगे कि अगर ए को 40 मिले हैं, बी को 60 मिले हैं, तो इसका मतलब ए 20 वोटों से ही आ रहा है। और ये जो 20 वोट हैं, इस 20 वोट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5580। 80। इससे हम क्या करेंगे? एक की वैल्यू निकाल लो, या फिर हमें तो टोटल वोट्स बताने हैं। टोटल वोट्स कितने हैं? तो 100 क्या है? इसका सीधा 5 गुना है, ऐसे कर लो चाहे। तो ये टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? 5580 का 5 गुना, 0 5 7 40, 4 29 2 27,900, मतलब टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हो गए 27,900। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या फिर वही बेसिक मेथड, कैसे? एक्स मानने की आदत है किसी को, तो माना कुल वोट कितने हैं, कुल वोट वही है, वही मान लेंगे, जैसे 100x। फिर क्या है? ए को कितने मिले हैं? 40%। 100 का 40% क्या होगा? 40x। बी को कितने मिलेंगे? अगर ए को 40x मिले हैं तो बी को कितने मिले? तो x माइनस 40x कितना होगा? 60x। जो कि हम सीधा कर भी सकते हैं कि अगर ए को 40 मिले तो बी को कितने मिले? 60। इसमें x लगा हुआ है एक एक्स्ट्रा, देखेंगे यहाँ पे x नहीं है और x की जरूरत भी नहीं है हमेशा में निकालने के लिए कि x मान के ही होगा आंसर क्वेश्चन।
तो देखो बी को 60x मिले, ए को 40x मिले, ए को कितने कम मिले, ए को कम मिले 20x। 20x कैसे निकला, 60x माइनस 40x कितना होगा 20x। और 20x की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है कि 5580 वोटों से हारा। तो 20x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी, 20 से डिवाइड का हो जाएगा। 100x की वैल्यू क्या होगी, इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आएगा 20 5 100, 5580 का 5 गुना कितना होगा 27,900। तो आपको ये देखना है हमें क्या दे रखा है, और दी हुई वैल्यू या फिर दी हुई इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन को हम यूज करें ताकि आंसर तक पहुंचा जा सके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव पे यही एक क्वेश्चन, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल वैध मतों का मतलब जो वैलिड वोट्स थे उसका 55% प्राप्त हुआ, और 20% मत अवैध थे, इनवैलिड कितने थे 20%। यदि कुल मत 5600 हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए। ये तो होगा हिंदी में क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या होगा, टू कैंडिडेट्स contested in an election, one got 55% of टोटल वैलिड वोट्स का 55% प्राप्त हुआ, एंड 20% वोट्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड थे। इफ टोटल वोट्स आर 5600, टोटल वोट 5600 हैं, तो देन सेकेंड पर्सन वोट हाउ मैनी वैलिड वोट्स, कितने प्रतिशत वैलिड वोट प्राप्त किए किसने, दूसरे व्यक्ति ने। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम देखेंगे सॉरी हाँ, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 55% वैलिड वोट्स मिले, आपको ये भी देखना है वैलिड मतलब वैध, और ये एक वैल्यू क्या दे रखी है कि 20% वोट इनवैलिड थे, इनवैलिड मतलब अवैध थे, 20% अवैध है। तो और एक क्या दे रखा है कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स हैं 5600। तो मतलब बी को कितने, बी मतलब दूसरे कैंडिडेट को, अगर इसको ए मान लेते हैं तो बी को कितने वैलिड वोट्स मिले ये बताने हैं। देखो इसको एक ही मेथड से करते हैं और सीधा ही करते हैं, जैसे अप्रोच इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करेंगे। देखो टोटल इनवैलिड, टोटल 20% इनवैलिड है, मतलब वैलिड कितने हुए, अगर टोटल 100% है तो वैलिड कितने हो गए 80%, इतने हैं वैलिड है, ये 80% तो वैलिड है। और क्या दे रखा है कि ए को वैलिड वोट्स का 55% मिला। आप ये देखेंगे ए को कुल मतों का 55%, कुल नहीं होगा, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, ए को, हाँ ए को टोटल जो वैलिड वोट्स हैं उसका 55% मिला है। देखो इनवैलिड कितने हैं 20, इसका मतलब वैलिड कितने हुए 80%। हमें इसको ही देखना है क्योंकि हमें दे रखा है कि ए को इतने प्रतिशत वोट्स मिले हैं जो कि वैलिड वोट्स हैं, तो बी को बताना है। तो चलो देखो टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स हैं 5600, और इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वैलिड वोट्स कितने हो गए, वैलिड वोट्स हो गए 80%। 80% कितने होंगे 5600 का 80%, 80% मतलब 4/5,
80/100, 20 चौके 80, 20×5 100, इतने हो गए वैलिड वोट्स। इतने हैं वैलिड वोट्स है ये। अब हमें क्या दे रखा है कि ए को वैध मतों का, वैध मत कितने हैं, इतने वैध मतों का 55% मिला, 55% मिला। बी के वैध मत बताने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी को वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला। अगर ए को 55 मिल गया वैध मतों का, तो बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 45%। इसका वैध मतों का 45% मिला होगा ए को, सॉरी बी को वैध मतों का 45% मिला है। तो इसका मतलब यही हमें आंसर चाहिए, यही हमसे पूछा है। तो बी को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी, वो होगी वैध मतों का 45%। बी को इतने मिले हैं और वैध वोट कितने हैं, 80%। कितने हैं, 5600 का 4/5। कैसे आया ये, में दे रखा है कि टोटल वोट्स कितने हैं 5600, वैलिड इनवैलिड कितने हैं 20, इसका मतलब वैलिड कितने हो गए 80%। 80% किसका होगा, 5600 का 80%, ये है वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं 80% है। और इसका 55% इसने ले लिया, तो बी को कितने मिले 45%। तो क्या होगा, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं 5600 का 4/5, ये है टोटल वैलिड वोट्स। इसका का मतलब गुणा का 45%, ये हो गया आंसर हमारा। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी क्या बचा था इसमें, 5 ने में 45। कैसे करें इसको, इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 छिके 24, 2 4 5 20 और 2 22, गुणा में 9, 9 चौके 36, 3 22 में 198, 198 और 3 201। ये होगा इसका आंसर 2016, ये इसका आंसर है। किसका, क्वेश्चन का जो हमसे पूछा था कि बी को मिले वैध मतों की संख्या बताओ, ये थी। कैसे क्या, फिर एक बार बता देता हूं मैं आपको, हमें क्या दे रखा था, ये क्या होगा क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ है। जब हमें क्या दे रखा है कि, एक सेकेंड, ये दे रखा है कि टोटल वोट्स हैं 5600, जिसमें से 20% क्या है इनवैलिड वोट्स, अवैध वोट है। तो इसका और मतलब 80% क्या है वैलिड हो गए। उस 80% में 55% किसका है, ए को मिल गए। तो बी के बताओ, तो मतलब 5600 है टोटल वोट्स, टोटल वोट्स हैं 5600, इसका 80% क्या है वैलिड, इसका 80% तो हो गए वैलिड। अगर ए को टोटल वैलिड वोट्स का 55% मिला है, तो बी को कितने मिलेंगे 45%, किसके, वैलिड वोट्स के। वैलिड वोट्स हैं ये, इसका 45%। एक लाइन में एक आंसर इसका ये होगा 5600 का 80% का 45%, ये आप वही आएगा 2016। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसमें, आपको पिछले 2 क्वेश्चन है उससे थोड़ा हटके है, और ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आप पिछले 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ पाए। अगर थोड़ा बहुत ना भी समझ पाए हो, तो अगर 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, टाइप के ही, वैसे तो सेम टाइप है लेकिन थोड़ा अलग भाषा इनकी, जो अलग वे से हमको अप्रोच कर रहे हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्या है, वही है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 8% ने वोट नहीं डाला। जीतने वाले 8% ने वोट डाला ही नहीं, मतलब इनकी टोटल जो वोट्स पड़े थे उनकी, उनमें इसकी काउंटिंग होगी नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मत दे रखे हैं, कुल मतों का 48% प्राप्त किया। और क्या है, जो जीतता है वो 1200 मतों से जीत हासिल की। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को समझना और फिर देखना कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ। इंग्लिश वर्जन कहाँ गई इसका, ये कहाँ गया, क्या कहा, ये रहा, ये रहा। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट थे। 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 8% ने वोट नहीं किया। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स। इस पे ध्यान देना आप, फिर बता रहा हूँ। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब जो टोटल थे, जितने पड़े हैं उनका नहीं, जितने पहले थे उसका 48% लिया है जीतने वाले ने। और कितने से जीतता है, 1200 से। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ। तो हम इसको किस तरह अप्रोच करेंगे, इसको हम अप्रोच करेंगे, हाँ ये देखो, 8% ने वोट नहीं दिया। देखो हम पहले क्या मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं, टोटल जो वोट्स हैं, जिन्होंने वोट किया है वो नहीं, टोटल वोट्स कितने हैं ये मान लेते हैं, टोटल वोट्स मान लेते हैं 100%। 100% मतलब 100% बोल दो या 100 बोल दो, एक ही बात है। इसमें से 8% ने वोट नहीं किया, इसने वोट नहीं किया, तो मतलब 8% कितना होगा 100 का 8, इन्होंने वोट नहीं किया। मतलब वोट किसने किया, 92 लोगों ने किया, 92 पीपल ने वोट किया। इस लाइन से हम क्या पता कर सकते हैं, इस लाइन से हमें पता लगा कि अगर 8% ने वोट नहीं दिया तो किसने, कितनों ने दिया, 92% ने दिया। अब इस लाइन का देखो, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मतों का 48% प्राप्त किया, कुल मतों का। तो जीतने वाले को मान लेते हैं ए। ए ने क्या किया, कुल मतों का, कुल मत कितने थे 100, उसका 48% कितना होगा 48, मतलब ए ने कितने वोट प्राप्त किए 48। तो अगर 92 में से ए ने 48 प्राप्त कर ली तो बच गए, कितने बचे 92 माइनस 48, कितने बचे 44। तो मतलब बी ने कितने, मतलब बी मतलब दूसरा कैंडिडेट, उसने कितने लिए, उसने 44 वोट प्राप्त किए। देखो टोटल जो समझने की बात थी वो यही थी। कहीं अगर हम ये मान लेते कि 92 का 48% वोट्स प्राप्त किए तो इसका आंसर बहुत चेंज हो जाता, जो कि शायद ऑप्शन में भी होता, क्वेश्चन सेट करने वाला वो ऑप्शन भी शायद रख देता इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि वो आंसर आए और बच्चा तुरंत टिक कर दे। तो पढ़ने वाली लाइन क्या थी, 8% ने वोट नहीं किया मतलब 92 ने किया। और क्या है कि इस लाइन को फिर से ध्यान से पढ़ना था आपको कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया है। कुल मत कितने थे 100%, कुल मत 100 ही थे, डालने वाले 92 थे। तो इन्होंने साफ सीधे तौर पे बता रखा है कि वोट जितने टोटल थे उसका 48% प्राप्त किया है। तो मतलब ए ने 48 प्राप्त किए, पड़े 92 थे, तो बी को कितने मिले 44, मतलब ए को 48 मिले बी को 44 मिले। तो मतलब जीता कितने वोटों से, 4 वोट से। और ये जीतने वाले मतों की संख्या कितनी है 1200।
ये जीतने वाले मतों की संख्या कितनी है? 1200। 4 की वैल्यू हो गई 1200। दिस इंप्लाई इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 300। ये हो गया। और कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रखा है? टोटल वोट्स कितने पड़े? तो टोटल वोट्स कितने हो गए? एक की वैल्यू 92। पड़े कितने वोट? पड़े थे 92। क्योंकि हमने देखा कि अगर 100 माने थे, 8 ने तो वोट डाला ही नहीं, 92 ने वोट डाला, तो 92 की वैल्यू कितनी हो गई? 92 की वैल्यू क्या होगी? एक ही अगर 300 है तो 92 कितनी होगी? 92 से गुणा कर देंगे। 2 3 से होती है 27, 27 600। इतने वोट पड़े थे। इतने वोट पड़े थे। अगर कोई पूछे कि वोटर लिस्ट में नाम कितनों का था, एक की वैल्यू अगर 300 है तो टोटल वोट्स कितने थे? जैसे मतलब मतदाता सूची में नाम किनका था? मतदाता सूची में नाम था 100 का। 100 की वैल्यू क्या है? 100 की वैल्यू हो गई 2 जीरो और लगा दो 30,000। मतलब मतदाता सूची में 30,000 थे, वोट कितनों ने डाला? 27,600 ने। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? यही है कि कितनों ने वोट डाला था। वोट 27,600 ने डाला। वही है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। चलो, टाइम हो गया है ज्यादा, क्वेश्चन किए हमने कम। चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो क्वेश्चन बचे हैं उनका 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं इजी वाले, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा वीडियो लंबी ना जाए। पहली ही वीडियो है। अगली 2 वीडियो में मैं टोटल 3 लेक्चर्स में तो मैं परसेंटेज को खत्म ही कर दूंगा। खत्म कर दूंगा मतलब जो जितने क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत में अलग अलग तरह के, वो मैं आप सभी को वो सभी करवा दूंगा। आप देखो क्या है क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 40% कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। इंग्लिश में क्या होगा? इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन, नॉट मोर देन, इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी। So then find how much percentage is B's income more than A's income। A की आय से कितनी ज्यादा है। यहाँ इसको तो हम यहीं पे सोल्व कर सकते हैं। जैसे A की आय B की आय की 40% कम है, मतलब B से कम है ना, तो B को मान लेते हैं 100। वो वही बिल्कुल बेसिक मेथड, प्रतिशत के हिसाब से चले तो B को मान लेंगे 100। ए की कितनी है? 40% कम है। 40% कम है मतलब 40 कम है। अगर 100 में 40 कम है तो ए की कितनी होगी? 60। 40% कम है। आप देख सकते हैं कि 100 में से 40 ही कम है तो 40% कम हो गई। बताना क्या है इसका मतलब? बी की 100 है तो ए की कितनी है? 60 है। ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितनी अधिक है? अगर इसकी 40 कम है तो इसकी कितनी ज्यादा है? इसकी 40 ज्यादा है, सीधी बात है। इस साइड ये 40 ज्यादा होगी तो प्रतिशत में कितनी होगी? 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 60 से ज्यादा है। नीचे 60 आएगा, ये ध्यान रखना। 20 दूनी 40, 20 दिए 60। ये कितना होगा? इसको 66 से ही 2/3% लिखते हैं। ये था इसका आंसर। देखो, जो गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं एक बार फिर से। जब ये पूछे ना, देखो, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये तो हम देख ही सकते हैं कि बी की ज्यादा है ए की कम है। बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है ना। तो देखो 60 से अधिक है ना 100, 40 तो अधिक है ही। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40। तो देखो 40 किससे ज्यादा है? 60 से ज्यादा है ना, तो बटे में क्या आएगा? 60। एक ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, आप समझ जाएंगे। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
बी की अगर 100 है, ए की कितनी होगी 60। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक तो पता हम देख ही सकते हैं कि 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा हो गई, लेकिन प्रतिशत में कैसे देखो, अधिक पूछ रखा है ना, अधिक तो है ए से, तो बटे में होगा 60। 60 से ही तो अधिक है, 100 से अधिक थोड़ी ना। 60 से अधिक है तो बटे में 60 आएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, इसमें क्या, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन खुद क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे खुद क्रिएट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे था निकम पे था, देखो एक ये मान लेते हैं, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी से 30% अधिक है, तो बी की मान लेते हैं 100। ए की होगा कि ए की कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है तो 130। ये फिट भी हो रही है, आप देख सकते हैं, जैसे ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी अगर 100 है तो 100 का 30% 30 होगा, और प्लस 100 में 30 करेंगे ऐड तो 130। मतलब ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो बी की आय कितनी कम है, बी की आय है इससे 30 कम, 30 कम है किससे, 130 से, तो बटे में क्या आएगा, कम तो 130 के कंपैरिजन में है ना, 100 के कंपैरिजन में थोड़ी ना है कम, जिसके कंपैरिजन में कम या ज्यादा है वो आएगा बटे में, ऐसे याद कर लो। देखो बी की आय ए से इतनी कम है, किससे कम है, 130 से कम है, प्रतिशत में बताना है तो गुणा में 100, ये वही हो गया 300/13, 13 दूनी 26, 4 13 3 39, एक बचेगा 23, सही 1/13%। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो फिर से बता देता हूँ, पिछले में क्या था, ए की आय 40% कम थी, ए की आय 40% कम थी किससे, बी से। देखो ए की आय बी से कम थी ना, बी बी हमने 100 माना था, क्योंकि बी से कम है तो ए कितना हो गया, 40 कम है तो 60 हो गई। अब ये पूछ रखा था कि बी की आय, ये पूछ रखा था कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी से कितनी अधिक है, बी मतलब ए से कितनी अधिक है, 40, और हम देखेंगे कि 40 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 60 के कंपैरिजन में, 60 की तुलना में 40 ज्यादा है, तो बटे में 60, जब अधिक पूछा है तो अधिक तो इससे है, तो बटे में 60 आ गया, जो पूछ रखा अधिक इससे अधिक है, गुणा में 100, वही आ गया 2/3, 66 सही 2/3%। इसमें क्या था, इसमें ये पूछ रखा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कम कितनी है, 30 है, किसके कंपैरिजन में कम है, 130 के, बटे में क्या आएगा 130, 30/130 गुणा में 100। सो ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस
नेक्स्ट लेक्चर में जो 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं आज वाले, नेक्स्ट लेक्चर में उनके साथ कर लेंगे। आई होप जो मैंने प्रतिशत परसेंटेज बोलते हैं जिस समझी जाती, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो बेसिक्स हैं कि प्रतिशत को किस तरह के तरीके से सोल्व करें, आप समझे होंगे। और जो 2-4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जो इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वो आप और मैं उनको आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसको अगले लेक्चर में सोल्व कर सकें। और हो सके तो शायद उससे अच्छे तरीके से अगर बताया जा सकेगा तो उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आज का जो लेक्चर है, आप जो ज्यादा तो नहीं, 7 से 8 ही क्वेश्चन थे, 8 हैं, जो भी काउंट हमने नहीं किए, वो आप समझ गए होंगे। और अगर आप वीडियो को मतलब कंटेंट को अच्छे से समझ पाए तो वीडियो को लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी, मुझे भी, मतलब अगर मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा भी रहा हूँ तो वो बाकी बच्चों तक पहुँचे, मुझे भी संतुष्टि मिले। और अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ ऑडियो या वीडियो में भी आपको कुछ कमी लग रही है कि ब्राइटनेस कम है, ज़्यादा है, आवाज़ कम है, ज़्यादा है, जो भी इश्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक थोड़ी प्रोत्साहन मिले। और जो पीडीएफ होंगी इस इन क्लासेज की, इसकी तो मैथ्स की क्या पीडीएफ अपलोड करूंगा, मतलब जो क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल है, जैसे टेलीग्राम चैनल है target_हरियाणा_CT। ये अभी 2-4 ही बच्चे होंगे जो अभी ऐड हुए होंगे। आप भी अगर वीडियो देख के जो जैसे इंग्लिश का पोर्शन है वो भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ होगी, जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के, जो बिल्कुल कुछ ना ज्यादा है ना कुछ कम है, जितना बताना जरूरी है ताकि 10 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप कर पाए, उतने ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप ज्यादा कंटेंट समझ के उसको उसका भार ना समझे। जो जरूरी है वो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे target_हरियाणा_CT, इसको आप ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं अगले लेक्चर के बाद में मैं ये सारे क्वेश्चन वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। और दोनों की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, इंग्लिश और मैथ की, मैं अलग अलग बना दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक यू। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आज पढ़ाया है। तो अगेन, like this session, subscribe and share to your friends. Thank you and have a nice day.